हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, और उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में कवर कर चुके थे। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि जो मेजर्स हैं, कुछ करेक्शन होंगे हमारे पास, कुछ सॉल्यूशंस होंगे जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को लेके जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फिस्कल पॉलिसीज और कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी जिनकी हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब बच्चे होता है जहां पर मार्केट के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सेस में हो जाए, ठीक है, जो एडी है वो एक्सेस में हो जाए, वो एडी एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में ज्यादा हो जाए, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम रहे, ठीक है। और ये कब होती है कंडीशन? कहता है व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू केन्स, एडी इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसके बावजूद भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो जाए तो वो हमारे पास वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है। आप लोग डायग्राम की हेल्प से देखना बच्चे कि हम लोग उसको डायग्रामेटिकली कैसे मेजर करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने जो एएस का ग्राफ बनेगा, आप एएस की कर्व को देखना 45 के एंगल पर बनता है हमारे पास एज यूजुअल, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास एफ पॉइंट है जहाँ पर एक एडीएफ है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी है, हम फुलर एम्प्लॉयमेंट के बाद भी रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद भी हम लोग मैक्सिमम जो पॉइंट पहुंचते हैं वो है एफ पॉइंट, ठीक है। वो एफ पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां पर जो एडी की कर्व है, जो ब्लू कर्व है, वो कट करती है एएस की कर्व को, ठीक है। कहता है इसके अलावा जो हमारे पास प्लान्ड एडी है, एडीपी है, वो कट कर रही है ऊपर जाने के बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे जहां पर आगे वो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन कर्व को कट कर रही है। पर एफ पॉइंट और ई पॉइंट में जो गैप आता है ना, एफ पॉइंट में और ई पॉइंट में जो गैप आता है, ये गैप हमारे लिए कहलाता है एक्सेस डिमांड का, क्योंकि यहाँ तक हम लोग रिसोर्सेज का पूर्णतः इस्तेमाल कर चुके होते हैं और इसके बावजूद भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे कारण क्या है इस चीज़ के पीछे, कॉजेज क्या है एक्सेस डिमांड के। सबसे पहला कहता है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, के जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना हाउस होल्ड्स के लिए, वो अपनी डिमांड में इंक्रीमेंट कर दें, वो डिमांड कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दें, ठीक है। दूसरा कहता है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, के जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर खर्च ज़्यादा होने लग जाए भाई, ठीक है। तो कहता है मेनली जहाँ हमारे पास के जो दो सेक्टर इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पर ये दो प्रॉब्लम आती हैं। पर जहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल सेक्टर जुड़ जाता है ओपन इकोनॉमी में विद गवर्नमेंट के साथ, तब हमारे पास कुछ और सिचुएशंस भी आती हैं। वो सिचुएशन कौन सी हैं? पहला है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्च भी बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट भी अपने खर्चे करती है, वो भी खर्चे करेगी तो सप्लाई तो लेगी ही वो, और वो उसके लिए डिमांड करेगी वो, तो वो भी डिमांड में काउंट हो जाता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएं, इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएं और इंपोर्ट्स वहाँ पर डिक्रीज हो जाएं। और लास्ट में कहता है जो टैक्सेस के रेट हैं जो लगाए जाते हैं डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, वो टैक्सेस कट हो जाए, वो टैक्सेस कम हो जाए, तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम बचेगी ना, और ज़्यादा इनकम बचेगी तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई से वो ज़्यादा रह जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड वहाँ पर राइज कर जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, के कौन कौन से अलग कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं एक्सेस डिमांड के अंदर, ठीक है। मेनली 3 क्रिटिकल सिचुएशन है जो हमें यहाँ पर कवर करनी है। सबसे पहली है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है बच्चे इन्फ्लेशन, जहाँ पर महंगाई ज़्यादा हो जाए, मतलब जहाँ पर जो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं हम अपना, ठीक है, वो इंक्रीज कर दें, डिमांड को एक्सेस कर लें। और वो सिचुएशन कब आती है बच्चे? कहता है इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज, जो आउटपुट का लेवल है वो राइज नहीं करता, जबकि
जो प्राइजेज हैं गुड्स के वो राइज कर जाते हैं। ठीक है, क्यों? कारण कहता है इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। वो जो लेवल ऑफ आउटपुट का वो इंक्रीज इसलिए नहीं करता क्योंकि हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन को वहाँ पर अचीव कर चुके होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट रहेगी वहाँ पर, इसलिए आउटपुट भी वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके कारण क्या होता है बच्चे कि जो जर्नल प्राइस लेवल है ना वो राइज कर जाए मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर सिचुएशन आती है एक्सेस डिमांड की। ठीक है, अब एक्सेस एडी होगी तो जो प्रेशर होगा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर वो ज़्यादा होगा, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी राइज कर जाएगा, फिर उसके कारण जर्नल प्राइस लेवल भी राइज कर जाएगा और आउटपुट वहाँ पर फिर भी कांस्टेंट रहेगा और मार्केट में सिचुएशन आ जाएगी एक्सेस डिमांड की। हम इस जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है इसको कैसे मेजर करते हैं आप लोग वो देखना। कहता है जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है उसको मेजर किया जाता है एक ग्राफ की हेल्प से। वहाँ पर हमारे पास वही 45 की डिग्री एंगल हमारे पास, वहाँ पर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सेस डिमांड मैंने आपको लास्ट डायग्राम में शो किया था, ई और एफ का डिफरेंस, आप इसी ग्राफ में देखना ई और एफ का डिफरेंस, इस डिफरेंस को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, जो हमने एक्सेस डिमांड देखा ना बच्चे, इसी गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे कहता है बच्चे स्टैटिक जीडीपी। अब ये स्टैटिक जीडीपी क्या होता है? कहता है जहां पर एडी का जो लेवल है हायर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज, कि जीडीपी का लेवल जिसमें जीडीपी के लेवल में कोई चेंज ना हो, जीडीपी का जो लेवल है वहां पर कोई चेंज नहीं होता। जीडीपी में कहता है जीडीपी रिमेन्स अनइम्पैक्टेड बाय एक्सेस डिमांड। जीडीपी जो डिमांड ज़्यादा हो रही है ना मार्केट में, उसके कारण जीडीपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, और वो क्यों असर नहीं पड़ता? क्योंकि जीडीपी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे उनका तो पूर्णतः इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, उनका तो पूरा इस्तेमाल हो रहा था ना। ठीक है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज वहाँ पर हो रहे हैं। सेम ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आता है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट, देखो ये इस पॉइंट पर यही बताया गया है आपको। ठीक है, जहाँ पर जीडीपी के लेवल पे कोई चेंज नहीं होता। आगे कहता है बच्चे आपके पास एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। अब जो एक्सेस डिमांड है कि डिमांड ज़्यादा हो गई, और जो वेज प्राइस स्पाइरल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता है कि एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, जो वेज प्राइस स्पाइरल है वो इंक्रीज हो जाता है, वो लीड करता है। क्यों? कहता है वेजेस कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। जहां पर जितने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, वो भी इंक्रीज होंगी तो प्राइस भी इंक्रीज वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, जो इन्फ्लेशन के सिचुएशन को क्रिएट करते हैं या फिर हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या? जो गैप है वो और ज़्यादा हो जाए, वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। ठीक है, आगे कहता है बच्चे देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर। स्पाइरल ऑपरेट क्या करता है? पहला, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाए जिसके कारण प्राइस राइज हो जाएंगे, वेजेस इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज होगी, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस राइज होंगे लीड्स टू कॉस्ट राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब प्राइस इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे लिविंग लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन। अब लिविंग इंक्रीज होंगे फिर से वेजेस इंक्रीज होंगे। ये बच्चे पूरा आपके लिए एक स्पाइरल बन जाता है। ठीक है, जो एक्सेस डिमांड और वेज प्राइस स्पाइरल को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? जब डिमांड ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो प्रॉफिट्स में तो अपने आप कमी आएगी ना, और वो प्रॉफिट कमी आने के कारण क्या होगा? हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो ये था आपके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब इन्फ्लेशनरी गैप मैं आपको क्या करवा चुका हूँ, क्या होता है। डिफ्लेशनरी गैप आपको वो भी करवा चुका हूँ मैं, क्या होता है, और यहाँ पर उसके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर उसको रीड आउट कर लेना भाई। ठीक है, या फिर आप लोग अपने बुक से भी रीड कर सकते हैं उसको। लास्ट में हम लोग कवर करते हैं आगे जाके कि कुछ मेजरमेंट्स हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग जो ये एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है या डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दो सिचुएशन कौन सी हैं? पहली है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या? एक ऐसी पॉलिसी जो एक साल में एक बार आए। इसको मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
वो मॉनिटर करती है, वो क्रिएट करती है इसको। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी, जो मेनली एक क्वार्टरली के हिसाब से आए और इसको आरबीआई बनाता है। ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई डिसाइड करे, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सब बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में मेनली हमारे पास बजट इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये चीजें करते हैं डिफ्लेशन को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल। ठीक है, हम लोग पहले सीखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। देखो, फिजिकल पॉलिसी या फिर फिजिकल मेजर्स कहता है फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ये एक रेवेन्यू जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है, उसकी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम लोग बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोकस किया जाता है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, सिचुएशंस को देख के एक्सेस डिमांड की। ठीक है, और जो अगर इन्फ्लेशनरी गैप है या फिर डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो इनकम की जो एक कंट्री की इकोनॉमी है उसको देख के यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के। ठीक है, आगे कहता है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं फिजिकल पॉलिसी के एंड द वे दे आर यूज। कुछ कंपोनेंट है और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं हम लोग वो देखना। सबसे पहले कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करेगी तो बदले में डिमांड करेगी। सरकार खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर खर्चे इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो खर्चे कंट्रोल करेगी। अगर डिफ्लेशनरी गैप है तो खर्चे इंक्रीज करेगी। ठीक है, दोनों को कंट्रोल करती है अपने खर्चों के हिसाब से। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके। सबसे पहला जो पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स होते हैं, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो कंट्रोल करना, डिफेंस है कंट्री का। ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को। उसके बाद गवर्नमेंट खर्चा करती है किस चीज़ के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे कि भाई सरकार अपने खर्च को बढ़ाएगी, कम करेगी। अब जब इन्फ्लेशनरी गैप ज़्यादा होगा या हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो उस कंडीशन में सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी उस गैप को कम करने के लिए। और जब जहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप होगा तो सरकार अपने खर्चों को इंक्रीज करेगी उस गैप को फिर से कम करने के लिए। ठीक है, और आगे बच्चे नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेस क्या होते हैं। अब टैक्स देखो, सरकार एक टैक्स लगाती है, बहुत सारे टैक्स, एक नहीं बहुत सारे टैक्स लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के टैक्सेस होते हैं। अब सरकार ने देख लिया मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, तो सरकार क्या करेगी कि टैक्सेस ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम बचेगा। पैसा कम बचेगा तो वो खर्च कम करेंगे और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और वाइस वर्सा यहाँ पर होगा डिफ्लेशनरी गैप के साथ। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए तो डिफ्लेशनरी गैप आएगा, सरकार वहाँ पर क्या करेगी, टैक्सेस को कट डाउन कर देगी, कम कर देगी, और लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा बचेगा तो वो खर्च ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने हमारे पास भाई पब्लिक बोरोविंग्स एंड पब्लिक कॉस्ट, पब्लिक डेप्ट। अब सरकार बाहर से उधार भी लेती है, डेप्ट भी लेती है, तो सरकार क्या करेगी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए ये डेप्ट और खर्चों को कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास भाई नेक्स्ट बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई द सेंट्रल बैंक। अब आरबीआई से भी पैसा उधार लिया जाता है। ठीक है, सरकार क्या करती है, आरबीआई से पैसा उधार लेती है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशनरी गैप है, तो सरकार उधार क्यों लेगी, वो तो उस चीज़ के ऊपर और टैक्सेस लगाएगी। ठीक है, पैसे को कंट्रोल करेगी मनी की सप्लाई को आरबीआई की हेल्प से। और डिफ्लेशनरी गैप है तो पैसा उधार लेके स्कीम्स के अंदर लगाएगी, जितनी भी स्कीम्स होंगी। ठीक है, ये तो थी हमारे पास फिजिकल पॉलिसी। उसके बाद आती है बच्चों हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स। ये मॉनेटरी मेजर्स बच्चे हम लोग पहले जो कंपोनेंट्स है मनी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर आपको एक बार करा देता हूँ। इसको आरबीआई डिसाइड करता है क्वार्टरली के हिसाब से, साल में 4 बार। ठीक है, हर 3 महीने के हिसाब से इसको डिसाइड करता है और कहता है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं इस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के, वो कौन कौन से हैं। पहले है बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाय आरबीआई। खैर देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये हम लोग पहले कवर नहीं किया, लेकिन सिलेबस में है नहीं अब की बार बच्चे ये, क्योंकि जो बैंकिंग का चैप्टर है वहाँ से इस चीज़ को ओमिट किया गया है, इस टॉपिक को। फिर भी याद रखना कि एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक है जो मॉनेटरी पॉलिसी का, ये नहीं आएगा, पर फिर भी आपको मैं करवा देता हूँ यहाँ पर कि जो बैंक रेट है या रेपो रेट है वो आरबीआई इंक्रीज कर देगा। आप सिर्फ पॉइंट्स को याद कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट को वो भी रेज कर देगा आरबीआई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है कि
जो परसुइंग्स है पॉलिसीज की ओपन मार्केट ऑपरेशन में, उनको भी कंट्रोल कर लेंगे। CRR को लोअर कर देगा, SLR को इंक्रीज कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट इन सब को डाउन पेमेंट कर देगा इसकी, ठीक है। मोरल प्रेशर है वो एग्जर्ट कर देगा आरबीआई मोरल प्रेशर हटा लेगा लोगों के ऊपर से, ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देगा वहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ आप पढ़ लेना, खैर ये एग्जाम में आएंगे नहीं ना पेपर में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक अब की बार से रिमूव्ड है, ठीक है। जो इस साल का सेशन है ना 2020-21 का, इसमें से ये रिमूव है टॉपिक बच्चे, ठीक है। तो आगे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएट डिमांड। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसकी हेल्प से हम लोग इस डेफिशिएट डिमांड की कमी को रिमूव करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, इन सब के अंदर हम लोग चेंज कर देंगे जो ऊपर पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। आप लोग इनको पढ़ लेना या इसको छोड़ भी देना बच्चे, कोई मेन बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग क्या करना बच्चे, जो यहाँ पर एक देखो डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस है, आप इसको सिर्फ इसको रीडिंग कर लेना और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपको सिर्फ इसको पढ़ लेना और इससे आपका काम चल जाएगा। सिर्फ फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मॉनेटरी पॉलिसी के ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि ये टॉपिक पहले कटवा दिया है अब की बार CBSE ने, जो फिर 6th चैप्टर आपका बैंकिंग और मॉनेटरी वाला, मनी वाला, वहाँ से इसको कटवा दिया है अभी, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।